नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम व्याकरण के अंतर्गत जो प्रकरण लेकर आए हैं उसका नाम है संधि। संधि है, आज हम संधि का अध्ययन करेंगे। और इससे पहले हमने व्याकरण को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रत्येक टॉपिक को व्याख्या सहित ऑथेंटिक बुक से हमने अध्ययन कर लिया है और आज हम संधि का अध्ययन करेंगे। वैसे संधि तो सबके लिए नॉर्मल है, लेकिन संधि में प्रश्न कहाँ से आते हैं, शब्द कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं, उन शब्दों को, सारे शब्दों को एक सार रूप में मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। तो शुरू करेंगे आज का टॉपिक। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रत्येक आने वाले वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। आपका बहुत सारा स्नेह मिल रहा है और उसी स्नेह को देखते हुए मुझे भी बहुत अच्छा पुनर्बल मिलता है और वो देख करके मैं और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए और ज़्यादा कार्य करने के लिए मोटिवेट होता हूँ। ऐसे ही आप अपना स्नेह बनाए रखें और बहुत अच्छी तरीके से इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने भाई का, अपने दोस्त का सपोर्ट करते रहें। तो आज का टॉपिक संधि है, वो स्टार्ट करते हैं। संधि होती क्या है? ये दो परस्पर जो ध्वनियाँ होती है उनके मेल को संधि कहते हैं। दो परस्पर ध्वनियों के मेल को संधि कहते हैं। संधि अर्थात मेल होना, मिलन होना, उसी को संधि कहते हैं। तो यहाँ हमने हिंदी व्याकरण के संदर्भ में संधि का अर्थ ये लगाया है कि वह शब्द जिनके मेल होने से कोई विकार उत्पन्न होता हो, मेल होने से कोई विकार उत्पन्न होता हो तो उसे संधि कहते हैं। तो संधि दो ध्वनियों अर्थात वर्णों को, वर्ण होने चाहिए उसमें, दो ध्वनियों अर्थात वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। वर्णों का जो परस्पर मेल होता है उसे संधि कहते हैं। अर्थात जब दो शब्द मिलते हैं जिसमें प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि, जैसे मान लीजिए ये प्रथम शब्द है विद्या, तो इस प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि और मिलने वाले शब्द की प्रथम ध्वनि के मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। अब हमने इसमें दूसरा मिला दिया आलय, तो दूसरे शब्द के प्रथम ध्वनि, ये दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि। अब इन दो ध्वनियों के मेल से जो विकार उत्पन्न होने वाला है उसे ही संधि कहेंगे। और अगर इन दोनों शब्दों के मेल से कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, जैसा ये है शब्द वैसे ही अगर ये शब्द ही दोनों पास में जब मेल करने के बाद में लिख दिया जाता है तो वो संधि नहीं होता है, वो संयोग होता है। वो संधि नहीं, संयोग होता है। अगर इन दोनों शब्दों के मेल करने से कोई विकार का उत्पन्न होता है तो वो संधि का, उसको नाम दे दिया जाता है। जैसे इसमें हमने प्रथम शब्द लिया विद्या और दूसरा शब्द लिया आलय। इसमें अंतिम शब्द, प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण है और दूसरे शब्द का जो प्रथम वर्ण है, इन दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो इस शब्द का प्रथम अंतिम वर्ण होगा आ और इस दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण होगा आ। इन दोनों शब्दों को अगर हम मिलाते हैं तो इन दोनों शब्दों को मेल करने के बाद में जो दूसरा शब्द बनता है वो आ बनता है, वो आ बनता है, विद्याधन आलय। तो इन दोनों के मिलने के बाद में जो विकार उत्पन्न होता है उन्हें हम संधि कहते हैं। अगर ऐसे ही अगर शब्द हमने ले लिया, एक है देश और दूसरा है भक्त, अब इन दोनों शब्दों को अगर हम मिलाते हैं तो इस पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, अगर इन दोनों को मिलाते हैं तो कोई तरीके से मेल विकार है वो उत्पन्न नहीं होता है। जब इन दोनों को जोड़ करके लिखते हैं तो वही सेम शब्द है वो लिखा जाता है, देश भक्त। तो ये संधि नहीं होता है, संयोग होता है। ठीक है। तो संधि किस किस तरीके से ध्वनियों के मेल से संधि बनती है, कौन कौन सी ध्वनियां अगर मिलती है तो संधि का उत्पन्न होता है। तो आपको पता है कि हमारे वर्णों के अंतर्गत
व्यंजन होते हैं और स्वर होते हैं, उन्हीं से वाक्य का, शब्दों का निर्माण होता है। तो स्वर के साथ अगर स्वर लगता है तो संधि बनती है, स्वर के साथ अगर व्यंजन लगता है तो संधि बनती है, व्यंजन के साथ अगर स्वर लगता है तो भी संधि बनती है, विसर्ग के साथ अगर स्वर लगता है तो संधि बनती है, और विसर्ग के साथ अगर व्यंजन लगता है तो भी संधि बनती है। स्वर के साथ ये राम, म के अंदर ए स्वर है और ये ए स्वर है, ये ए और मिल करके आ बन जाते हैं, रामावतार। स्वर के साथ व्यंजन, ये स्वर है और ये व्यंजन है, व्यंजन के साथ ये व्यंजन है, अलंत युक्त है, इसका मतलब ये आधा है, ये व्यंजन है, इसमें स्वर नहीं है, और स्वर ये ई, तब विकार उत्पन्न होता है। और विसर्ग, ये विसर्ग है और ये स्वर है, और ये विसर्ग और विसर्ग के साथ में व्यंजन है। तो इन कंडीशन में, इन ध्वनियों के मेल के संदर्भ में अगर ऐसा कोई कहीं भी शब्दों में अगर होता है तो वो संधि होता है, ऐसा अगर होता है तो संधि होता है। संधि 3 प्रकार की होती है। संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, स्वर संधि क्या होती है? स्वर के साथ स्वर के मेल को स्वर संधि कहते हैं, यानी स्वर के साथ स्वर का ही मेल हो, ये ध्यान रहे। स्वर के साथ व्यंजन विसर्ग का मेल नहीं होना चाहिए, स्वर के साथ स्वर का ही मेल हो तो वहाँ स्वर संधि होती है। हिंदी में स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। हिंदी में स्वर 11 होते हैं, ये ध्यान रहे। और संस्कृत में स्वरों की बात करें तो 13 होते हैं। इसमें जैसे ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये सारे हैं वो हिंदी में स्वर माने जाते हैं, तथा व्यंजन प्राय स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जो व्यंजन होते हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, वो अलग उनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। जैसे रामावतार शब्द, ये लिखने में थोड़ा अशुद्ध लिख दिया, इसको ये ऐसा होना चाहिए, रामावतार, रामावतार। तो यहाँ राम धन अवतार, तो ये मैं के अंदर ए स्वर है और ये ए स्वर है, ए और मिल करके जब बनते हैं तो आ का निर्माण होता है। विद्यालय, विद्याधन आलय। ये तो हुई इनकी परिभाषा से संबंधित बात। अब आगे हम जो पढ़ेंगे, इनके संदर्भित जो शब्द होते हैं जिनसे घूम फिर के प्रश्न आते हैं, तो उन शब्दों को हम पढ़ेंगे। हालांकि सारे शब्द पढ़े नहीं जाते, लेकिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जो शब्द होते हैं उनको हमें छोड़ना नहीं चाहिए। तो वहीं से लगभग प्रश्न है वो घूम फिर के वहीं से आ जाते हैं। तो आगे उन शब्दों के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। स्वर संधि की अगर बात करें तो स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि का निर्माण किस तरीके से होता है? आज हम सिर्फ दीर्घ संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। दीर्घ संधि, दीर्घ में जैसे हमने स्वरों में पढ़ा ए आ, तो इसमें आ, ई और उ ये दीर्घ स्वरों के अंतर्गत आते हैं, दीर्घ स्वरों के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले हमें दीर्घ संधि के अंतर्गत ये 3 इन स्वरों को ध्यान करना है। अगर इनके मेल से कोई विकार उत्पन्न होता है और कोई शब्द का निर्माण होता है तो वो दीर्घ संधि के अंतर्गत आएगा। अब इसमें क्या होता है? ए आ प्लस ए आ बनता है तो आ बनता है। इसमें अगर अ धन आ बनता है तो भी आ बनता है, ए धन ए बनता है तो भी आ बनता है, आ धन ए बनता है तो भी आ बनता है, और आ धन आ बनता है तो भी आ बनता है। ये चीज़ ध्यान रहे। इसी तरह ई के अंतर्गत ई धन ई बनता है तो भी दीर्घ ई बनता है, और ई धन ई बनता है तो भी दीर्घ ई बनता है, और ई धन
ई बनता है तो भी दीर्घ ई बनता है, और ई धन ई बनता है तो भी दीर्घ ई बनता है। इसी तरीके से ऊ में भी ये नियम लागू रहेगा। तो दीर्घ संधि के अंतर्गत हमें 3 इन स्वरों को ध्यान रखना है, आ ई ऊ। ठीक है, इनसे विकार उत्पन्न होकर के जो शब्द का निर्माण होगा वो दीर्घ संधि के अंतर्गत आएगा। तो इनसे संबंधित जो शब्द है वो उनको शब्दों को पढ़ लेते हैं, और वो शब्द बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। देखिए, नयन धन अभिराम, नयनाभिराम। अब इस शब्द में प्रथम शब्द में जो अंतिम वर्ण है और दूसरे शब्द में जो प्रथम वर्ण है, ये क्या है, किसकी ध्वनि उच्चारित कर रहा है। इस नयन में अंतिम वर्ण है वो ए है, और अभिराम में प्रथम वर्ण है वो ए है। ये ए और ए मिलकर के किसका निर्माण कर रहे हैं, नया ये आ का निर्माण कर रहे हैं। तो जब ये मिलते हैं तो इस न के अंदर आ की मात्रा है वो स्वतः ही जुड़ जाती है, तो नयनाभिराम हो जाता है। चरण धन अमृत, चरणामृत। परम धन अर्थ, परमार्थ। सधन अवधान, सावधान। इसी तरीके से रामानुज है, रामानुज की संधि होगी राम धन अनुज, राम धन अनुज। और गीतांजलि, गीत धन अंजलि। सूर्यास्त, सूर्य धन अस्त। मुरारी, मूर्धन अरि। ये इनके संधि विच्छेद होंगे। इसी संदर्भ में आगे देखें तो ए और आ के मिलने के बाद में भी आ बनता है। तो देव, ए जुड़ा हुआ है और इधर आ जुड़ गया, तो ए और आ जब मिलते हैं तो आ का निर्माण करते हैं। तो देवधन आलय, देवालय। सत्यधन आग्रह, सत्याग्रह। रत्न धन आकर, रत्नाकर। कुश धन आश, कुश, कुशासन, कुशासन। ठीक है, इसके बाद में आगे है छात्रावास, छात्रावास। इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा छात्र धन आवास, और इसको हम ये भी कर लिख सकते हैं छात्रा धन आवास, छात्रावास। क्योंकि छात्रों के लिए भी आवास होता है और छात्रा के लिए भी आवास होता है। तो इस संदर्भ में ये शब्द है वो ध्यान रखना है हमें। छात्रावास, छात्र धन आवास। देवानंद, देवधन आनंद। दीपाधार, दीपधन आधार। प्रारंभ, प्रधन आरंभ। इसी संदर्भ में आगे आ और ए बन मिलता है तो भी आ बनता है, आ और ए मिलता है तब भी आ बनता है। सेनाध्यक्ष, सेना धन अध्यक्ष, सेनाध्यक्ष। विद्यार्थी, विद्याधन अर्थी। और तथा धन अपि, तथापि। युवा धन अवस्था, युवावस्था। युवन भी होता है, युवन धन अवस्था, युवावस्था। आगे कक्षाध्यापक, कक्षा धन अध्यापक। सभाध्यक्ष, सभाधन अध्यक्ष। श्रद्धांजलि, श्रद्धाधन अंजलि। द्वारकाधीश, द्वारकाधन अधीश। आगे शब्द हम देखें तो विद्याधन आलय, विद्यालय। महाधन आशय, महाशय। प्रतीक्षा धन आलय, प्रतीक्षालय। और श्रद्धा धन आलू, श्रद्धालु। इसी संदर्भ में आगे देखें तो चिकित्सालय शब्द है, तो इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा चिकित्सा धन आलय। चिकित्सा में प्रथम शब्द में जो अंतिम वर्ण है वो किसकी ध्वनि उच्चारित कर रहा है, आ की। और दूसरे शब्द में जो प्रथम वर्ण है वो भी आ उच्चारित कर रहा है। तो जब ये आ और आ दोनों मिलेंगे तो ये भी आ में बदल जाएंगे। ए और आ, ए, आ, ए, आ, ये सारे मिलते हैं तो आ का ही निर्माण करते हैं, ये ध्यान रहे। ये सारे शब्द मेरा करवाने का उद्देश्य ये है कि इन शब्दों के माध्यम से अगर हम निकल जाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि किस तरीके से संधि है वो की जाती है।
आगे है कृपाकांक्षी, कृपया धन आकांक्षी, मायाचरण मायाधन आचरण, दयानंद दयाधन आनंद। तो ये सारे तो हमने पढ़े जो आ से बनते हैं, जो संधि में आ से बनते हैं। बस ध्यान ये रहे कि किस तरीके से शब्द है वो बनते हैं। जैसे संधि विच्छेद करते हैं तो इसमें जो प्रथम शब्द होता है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण की ध्वनि हमें ध्यान करनी है, और दूसरे शब्द की जो प्रथम ध्वनि होती है, दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि, प्रथम शब्द की अंतिम और दूसरे शब्द की अंतिम ध्वनि, इन दोनों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, और विकार उत्पन्न होने के बाद में अगर वो सार्थक रूप में अगर आ बनता है तो वो दीर्घ संधि का उदाहरण माना जाएगा, दीर्घ संधि का उदाहरण माना जाएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि इसी दीर्घ संधि के अंदर 3 नियम बनते हैं, आ का, ई का और ऊ का। ये तीनों ही दीर्घ होते हैं, ये ध्यान रहे, ना कि लघु, ये दीर्घ वाले होते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला नियम हमने आ का पढ़ लिया, दूसरा नियम ई का आता है। ई में भी अगर ई धन दीर्घ ई बनता है तो भी दीर्घ ई आती है। ई धन ई है, यानी लघु दोनों ई आ जाते हैं तो भी दीर्घ ई बनता है। और इसके अलावा अगर ये दीर्घ ई और दीर्घ ई बनते हैं तो भी दीर्घ ई बनता है, और दीर्घ ई और लघु ई बनता है तो भी दीर्घ ई बनता है। इस चीज़ का ध्यान रखना है बस। तो रविंद्र, तो रवि, रवि में क्या है, रवि, रवि में किसकी मात्रा है, इस प्रथम शब्द में किसकी ध्वनि उच्चारित हो रही है, ई की ध्वनि उच्चारित हो रही है, लघु ई की, और इधर ई है, ये भी ई लघु है। तो ये जब दोनों मिलेंगे तो दीर्घ ई का निर्माण करेंगे। इसमें कई कई लोग लिख देते हैं, रविंद्र शब्द जो लिखते हैं वो गलत लिखते हैं, ये ऐसे लिखते हैं, जो शब्द शुद्धि के माध्यम से अशुद्ध शब्द है ये, संधि के माध्यम से। तो जब इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो ई बड़ा आएगा, तो रवि धन इंद्र, रविंद्र। इसमें जैसे रवि है और इधर इंद्र है, इसमें ई निकाल देते हैं और इधर भी ये ई निकाल देते हैं। इन दोनों के मेल से जब बनता है तो ये दीर्घ ई बनता है। ठीक है, पीछे इनमें क्या बचा है, पीछे इनमें बचता क्या है, इधर र बचता है और ये व आधा बचता है, और इधर न और द। ठीक है, ये बचता है। उसमें अब बचता क्या है, र व और न द्र। अब हमने जो दोनों शब्दों को वर्णों को मिलाया था तब बनी क्या थी, ई बनी थी। अब संधि का नियम यह कहता है कि जब पुनः जब संधि का मेल होता है तो जो स्वर युक्त जो स्वर होता है वो हमेशा आधे वाले वर्ण के अंदर प्रयुक्त होता है। तो इधर आधा वर्ण है वो व है, तो जब हम इस व के अंदर ई की मात्रा लगा देंगे तो ये वी बन जाएगा, और इस तरीके से नए शब्द का निर्माण होगा, र वी और ये आधा इधर बचा हुआ न और ये द्र, ये शब्द है वो रविंद्र बन जाएगा। अभिष्ट अभिधन इष्ट, गिरिंद्र गिरिधन इंद्र, अधीन अधिधन इन, हरीश तो हरिधन ईश, हरिधन ईश। इसके बाद में परीक्षा परिधन ईक्षा, अभिप्सा अभिधन ईप्सा, अधीक्षक अधिधन ईक्षक, महेंद्र महिधन इंद्र महिधन इंद्र, लक्ष्मीचा लक्ष्मीधन इच्छा। इसके अलावा फणींद्र फणिधन इंद्र, श्रींदु श्रीधन इंदु, नारीश्वर नारीधन ईश्वर, जानकीश जानकीधन ईश, रजनीश रजनीधन ईश, नदीश नदीधन ईश। ये तो हो गए ई के। इसके अलावा ऊ के जो होते हैं
तो ये चीज़ ध्यान में रखनी ये है कि इनमें क्या होता है कि जब संधि युक्त शब्द आते हैं ऑप्शन में, विकल्प है, तो इसमें क्या होता है, ई को बड़ा कर दिया जाता है, ई को छोटा कर दिया जाता है। जैसे भानुदय है, तो भानुदय जब संधि युक्त शब्द हो जाता है तो ऊ बड़ा हो जाता है, जब इसका संधि विच्छेद करते हैं तो ऊ छोटा हो जाता है। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, और इन चीज़ों का ध्यान, इन चीज़ों से कोई गलती नहीं हो जाए, इसलिए ये सारे शब्द मैं लेकर आया हूँ आपके सामने। तो गुरु उपदेश, गुरुधन उपदेश, लघुतर, लघुधन उत्तर, जब ये संधि युक्त शब्द बन जाता है तो लघुत्तर बनता है, जबकि जब विच्छेद करते हैं तो लघु छोटा बनता है। कटुक्ति, कटुधन उक्ति। आगे है भूर्ध्वय, भूधन ऊर्ध्वय, भूष्मा, भूधन ऊष्मा, और चमूर्जा, चमुधन ऊर्जा, सरयूर्मी, सरयुधन ऊर्मी। ठीक है, ये तो हमारे 9वीं से जो 12वीं तक की पुस्तक थी उनमें से जो सारे शब्द थे वो लिए मैंने, और ये सारे शब्द लेने का मेरा एक ही सार्थक अर्थ था कि इनमें से प्रश्न कहीं ना कहीं एग्जाम में, हर एग्जाम में आते हैं। इसके अलावा कुछ आए हुए जो प्रश्न हैं दीर्घ संधि के वो भी देख लेते हैं, शब्द हैं वो देख लेते हैं। गीतांजलि, जैसे गीत धन अंजलि, युवावस्था, युवन धन अवस्था, युवा धन अवस्था भी होता है। परमार्थ, परम धन अर्थ, नीलांचली, नीलांचल, नीलाधन अंचल। अंत्याक्षरी, अंत्य धन अक्षरी, विवादास्पद, विवाद धन आस्पद, मुक्तावली, मुक्त धन अवली। इसके अलावा महामात्य, महाधन अमात्य, अमात्य नहीं होता, ध्यान रखना, अमात्य कोई शब्द नहीं है। अमात्य का मतलब महाधन अमात्य होगा, अमात्य मतलब मंत्री होता है। वार्तालाप, वार्ताधन आलाप, प्रेरणास्पद, प्रेरणाधन आस्पद, रविंद्र, रविधन इंद्र, मुनिंद्र, मुनिधन इंद्र, अभिप्सा, अभिधन इप्सा, भानुदय, भानुधन उदय, और मुरारी, मूर्धन अरि। तो ये देखिए, इनमें से भी कुछ ऐसे शब्द हैं जो इसमें बुक में दिए हुए हैं, जो बुक में दिए हुए हैं। तो घूम फिर के प्रश्न है वो यहीं से आते हैं। तो आज हमने दीर्घ संधि के बारे में बहुत सारे ऐसे शब्दों को पढ़ा जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे हम पढ़ेंगे गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, सारे शब्द हुआ उनका अध्ययन। तो आज के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अधिक से अधिक लाइक करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, नई वीडियो के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तब तक आपका सपोर्ट, आपका स्नेह, आपका प्यार ऐसे ही बना रहे। नमस्कार, जय हिंद।